सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ द ग्रेट रूलर सीजन 2। और आज के इस वीडियो में हम ग्रेट रूलर की आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। और उससे पहले अब तक की कहानी में हुआ क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे मूशन और उसके सारे दोस्त फाइनली यहाँ पे उस वुड पैलेस से बाहर निकल आते हैं। साथ ही यहाँ पे ज़ेन किंग के प्लान को मूशन और लुओली मिलकर फ्लॉप कर देते हैं। और मूशन अपने दोस्तों को बचाने के बाद लुओली और बाकी सबके साथ मिलकर यहाँ से निकल जाता है। और बस यहीं से आज के ब्रेकडाउन वीडियो की शुरुआत होती है, जहाँ पे मूशन और उसके सारे दोस्त बाहर आ जाते हैं। और जैसे फैंग किंग शन को सही सलामत देखता है तो उससे जाके लिपट जाता है। कहने लगता है कि किंग शन तुम ठीक हो। अब यहाँ दोनों ही थोड़े इमोशनल हो जाते हैं तो किंग शन उसे खुद से दूर करते हैं। कहने लगते हैं कि इडियट, बस भी करो, इतने बड़े हुए और रोता कौन है। जिसमें वो कहने लगता है कि तो और क्या करूँ, हम फाइनली इस डिजास्टर से बच ही गए। और कैप्टन, हम इतने बड़े डिजास्टर से बचे हैं, हमें तो इसे सेलिब्रेट करना चाहिए ना। अब यहाँ पे इससे पहले कि ये कुछ कह पाता तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि बाकी सारे लोग भी एक एक करके बाहर आने लगते हैं। यानी कि मैरियट फिनिक्स एकेडमी के लोग और डेजर्ट एकेडमी इनके लोग बाहर आते हैं। मूशन इन्हें देख के खुश था, कहने लगता है कि चलो अच्छा है कि हर कोई सरवाइव कर चुका है। अब तभी यहाँ पे जैसे ही मूशन जिस पेड़ के ऊपर खड़ा था उसको टच करता है ना, जिसके ऊपर कि उसने अपना मार्क लगाया हुआ था, यानी कि वही डिवाइन गार्ड पपेट की ये जो बॉडी जो कि ये बहुत बड़े से पेड़ का शेप ले चुकी है, तो यहाँ उसके टच करते साथ ही ये तेजी से ग्लो करने लगती है। अब यहाँ पे लूली कहने लगती है कि अगर हम इसे वापस एक्टिवेट कर पाए ना तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। जिसमें मूशन कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसे वापस एक्टिवेट कर पाऊँ। अब जैसे ही वो यहाँ पे उस मार्क को टच करते हुए उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करता है तो उसकी पावर बहुत ही ज्यादा डिम पड़ जाती है, जो देखकर मूशन समझ जाता है कि इसका जो ये मार्क है ना ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। इसकी कॉम्बैट पावर भी बिल्कुल ना के बराबर बची है और ये इस वक्त सफर कर रहा है। लेकिन इसके कुछ फंक्शंस अभी भी ऐसे हैं जो कि अपनी पुरानी कंडीशंस में आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये कहते साथ ही वो यहाँ पे एक पेड़ के छोटे से हिस्से को बाहर निकालता है जो कि अभी भी अपनी ऑरा रिलीज कर रहा था। जैसा देखते साथ ही लोली उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन इसका जो डिफेंस था ना वो इतना ज्यादा तगड़ा वाला था, इतना ज्यादा फास्ट था कि लोली का एक अटैक वो जैसे ही उसे लगता है तो वो सेकंड्स में खुद को वापस हील कर लेता है। जो देखते साथ ही किंग शन खुद भी हैरान थी, मतलब कि ये एक आर्मर की तरह भी काम किया जा सकता है। अब यहाँ पे मूशन कहने लगता है लूली के पास जाके कि मेरे पास लाइटनिंग गॉड फिजिक्स है तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। लूली कहने लगती है कि हाँ, और ये मेरे स्टाइल को भी सूट नहीं करता। जो फैंग कहने लगता है कि कैप्टन, वाइस कैप्टन, अगर तुम दोनों को बुरा न लगे तो क्या मैं इसे रुक सकता हूँ, मुझे ये बड़े काम की लग रही है। जो सुनकर मूशन उसे उसकी तरफ बढ़ा देता है। फैंग जैसे इसे हाथ में लेता है ना तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था, पर तभी उसकी नजर जाती है किंग शन पे। तभी उसके मन में ये ख्याल आता है कि एक बार किंग शन से भी पूछ लेना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे कहने लगती है कि जब तक तुम मुझे हो यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे इसकी क्या जरूरत। ये सुनकर किंग शन स्माइल करता है, फिर उसे अपने पास रख लेता है। अब सडनली इनके आसपास थोड़ी सी एनर्जी फ्लक्चुएशन बढ़ जाती है और इन्हें नजर आता है कि एक मीडियम साइज का जो डिवाइन वुड प्लग है वो हवा में फ्लोट कर रहा है। जैसा देखकर मूशन को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथों में लेता है अपना डिवाइन सेंस इसके अंदर भेजता है तो उसे इसकी थोड़ी सी मेमोरी दिखाई देती है कि आखिर जो ज़ेन किंग था आखिर उसका असली मकसद क्या था। अब यहाँ पे जहाँ पे वो देख पाता है कि वो जो पैलेस था उसके अंदर से उड़ते हुए ये बाहर जाकर एक बहुत बड़े से जो बहुत बड़ा सा यहाँ पे जायंट सा पर्सन था डिवाइन वुड क्लैन का, उसके हाथों में ये पहुंच जाता है। अब यहाँ पे मूशन की आंखें खुलती है और लूली से सवाल करती है कि मूशन आखिर तुम्हें हुआ क्या है। जिसपे वो बताने लगता है कि असल में मैंने अभी इस डिवाइन वुड प्लग के जरिए से देखा कि आखिर ज़ेन किंग का ट्रू मोटिव क्या था। ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो डिवाइन वुड क्लैन का थोड़ा बहुत जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ इस डिवाइन वुड प्लग के अंदर मौजूद है। और जिस पैलेस के अंदर इस वक्त हम मौजूद थे ऐसे ही बाकी के 5 और पैलेसेस मौजूद है और जो कि कुल मिलाकर 6 ब्रांचेस पैलेस कहलाते हैं। ये सुनकर किंग शन खुद भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, कहने लगता है कि क्या ऐसे और भी है। जिसमें मूशन हाँ में जवाब देता है, कहने लगता है कि यही नहीं, जितने भी डिवाइन वुड पैलेसेस हैं उनके अंदर एक वुडन डिवाइन गार्ड पुपेट भी मौजूद है जो कि इन्हीं डिवाइन वुड टोकन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जितने भी माइंड एंड डिवाइन प्लग्स है ना उनके अंदर डिवाइन एबिलिटी है जो कि इसके होल्डर को गाइड करती है सीधा डायरेक्टेड जो मेन डिवाइन वुड पैलेस है उसकी ओर। जैसे ये लोग सुनते हैं मेन डिवाइन वुड पैलेस तो यहाँ पे किंग शन कहने लगती है कि पर आखिर ये जगह है क्या और यहाँ पे जाने का फायदा क्या है। जिसपे मूशन बताने लगता है कि शायद यहाँ पे काफी अमाउंट में कल्टीवेशन आर्ट, स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स, और तभी वो लूली की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि 9 सन्स डिवाइन लिंग्जी ये भी हो सकते हैं। यहाँ पे लूली समझ आती है कि मूशन क्या कहना चाहता है। तभी यहाँ पे मूशन अपनी टीम को बताने लगता है कि पर मुश्किल ये है कि ऐसे ही 5 और डिवाइन टोकन्स होंगे जो कि बाकी सबके पास होंगे और मुझे लगता है कि हमारे अलावा बाकी लोगों को भी ये अपॉर्चुनिटी मिली होगी। और जिसका मतलब ये है कि बस वक्त की बात है और जिसके बाद हमें उनका सामना करना ही होगा। और जाहिर है जिनके पास भी ये टोकन्स होंगे वो लोग कोई आम पर्सन नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। चुपचाप इंतजार करने से बेहतर यही है कि हमें उनका सामना करने से पहले खुद को जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा। यहाँ पे ये सुनते साथ ही जो किंग शन है वो कहने लगती है कि श्या हुआ और बाकी सब ने तो ऑलमोस्ट हमें जान से मार ही दिया था, और अगर हमारा अगला दुश्मन इससे भी ज्यादा खतरनाक हुआ तो अब तभी यहाँ पे इसके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। तभी यहाँ पे फैंग कहने
लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, हम लगातार इनके ऊपर बर्डन नहीं बन सकते। जिस पर लूली कहने लगती है कि ये सब छोड़ो, एटलीस्ट हमें डिवाइन स्पेशल फ्रूट तो मिला, यही हमारे लिए इनफ है। यहाँ पे मोशन भी उसके हाँ में हाँ मिलाता और कहने लगता है कि बिल्कुल तुमने सही कहा, तो चलो अब देखते हैं कि आखिर हमें क्या मिला है। लेकिन उससे पहले हमें कल्टीवेशन के लिए एक बेहतर जगह ढूंढनी होगी और जिसके बाद ही हम आगे की प्लानिंग करेंगे। और जो फ्रूट हमें मिला है इसका यूज करते हुए हम सबसे पहले ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मोशन के हाथ में वो फ्रूट मौजूद था, लेकिन साथ ही जो एकेडमिक टोकन था ना, अचानक से वो फेड होने लगता है, जो देखकर किंग शन कहने लगती है कि कैप्टन जरा इसे देखो, ये एकेडमिक टोकन को क्या हो रहा है। जिस फेंग भी कहने लगता है कि शायद इसका मतलब ये है कि अगर हम ज्यादा देर भी यहाँ पे रुकते हैं ना, तो सारे पॉइंट्स जो हमने कलेक्ट किए हैं वो सारे ऐसे ही डिसअपीयर हो जाएंगे। जिस पे लूली कहने लगती है कि हमें कल्टीवेट करते दौरान खुद को हाइड करके भी रखना होगा, क्योंकि अगर हमने कोई भी पॉइंट्स लिया और हम ऐसे ही रैंकिंग्स में एंटर हुए तो फिर तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी और ज्यादा मुसीबतें हमारा पीछा करते हुए आ जाएंगी। जिस पे फेंग कहने लगता है कि हम ऐसे ही क्विट नहीं कर सकते और ना ही ऐसे ही पॉइंट्स को जाया होने दे सकते हैं, हमने इनके लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है। जिस पे मोशन कहने लगता है कि चिंता मत करो, जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है उसका सामना हम जल्दी अपडेट करने वाले हैं और हम पीछे नहीं हट रहे हैं। अब तभी यहाँ पे वो अपने पास से उस टोकन को बाहर निकालता है, जिसके अंदर जो पॉइंट्स है वो गैदर होने लगती है। वही दूसरी तरफ बाकी सारे लोगों के पॉइंट्स भी हमें यहाँ पे दिखाए जाते हैं, जिनमें जो मैरियट फिनिक्स स्पिरिचुअल एकेडमी का कैप्टन वेन किंग शुआन है, उसकी जो पॉइंट्स है ना वो सबसे ज्यादा थे। जिसके बाद नंबर 2 पे आती है सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी विद कैप्टन जी शुआन और थर्ड पे आता है सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी विद कैप्टन काओगेन। यहाँ पे जी शुआन और उसके टीममेट्स जब ये देखते हैं ना कि भाई शिया वो की टीम डिसअपीयर हो चुकी है और यहाँ लीडर बोर्ड पे मूचैन की टीम का नाम है, तो भाई उनके होश उड़ जाते कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे मूचैन का नाम सुनते साथ ही जो जी शुआन है उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो मन में कहने लगता है कि फाइनली अब हमारे मिलने की बारी आ चुकी है। अब तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि होली सन्स में से एक आ जाता है और वो आते साथ ही यहाँ पे जो बाकी सारे साथी थे ना जी शुआन के, उनको डराने लगता है, कहने लगता है कि क्या हुआ, डर गए, बस इतने में तुम्हारी हो गई। और ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आखिर इतनी इमरजेंसी में मुझे क्यों यहाँ पे बुलाया गया है, वो भी इतना जल्दी मैसेज पहुंचा के। अब गाइस यहाँ पे मैं बता दूं कि ये बंदा असल में जी शुआन की तरह होली सन्स में से ही एक है और यहाँ पे वो जैसे जी शुआन से ये सवाल करता है ना, तो जी शुआन उसे पलट के जवाब देते हुए कहता है कि क्या तुम अंधे हो, तुमने देखा नहीं कि लीडर बोर्ड में शिया हुआ और उसकी टीम पूरी तरीके से डिसअपीयर हो चुकी है और नॉर्दर्न हेवन की टीम का नाम लीडर बोर्ड में दिख रहा है, मतलब कि शिया हुआ की टीम को नॉर्दर्न हेवन की टीम ने एलिमिनेट किया है। जिस पे वो कहने लगता है कि हाँ तो इसमें मैं क्या करूँ, वो है ही यूजलेस, उससे 5 ग्रेट अकेडमीज में से सबसे कमजोर अकेडमी नॉर्दर्न हेवन अकेडमी तक संभाली नहीं गई, वो इतना बड़ा वाला यूजलेस है। मैं तो कहता हूँ कि अच्छा ही हुआ उसके साथ जो कुछ हुआ है, एटलीस्ट जो होली सन का स्लॉट है वो अब खाली हो गया और उसकी जगह अब कोई ढंग का बंदा यहाँ पे आएगा। ये सुनकर यहाँ पे जी शुआन भी स्माइल करता है, कहने लगता है कि हाँ बात तो तुमने सही कही है, वैसे भी वो एक नंबर का यूजलेस ही था। लेकिन तभी यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि वैसे एक बात बताओ, क्या तुमने मुझे नॉर्दर्न हेवंस के खिलाफ टीम अप करने के लिए बुलाया है? ये मत कहना कि तुम सच में इतना स्टूपिड सा प्लान करने वाले और तुम्हें खुद पे यकीन नहीं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है हम दोनों एक दूसरे के इतने भी क्लोज नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे तभी जी शुआन उससे कहने लगता है कि जानना चाहोगे कि आखिर मैं मूचैन के बारे में इतनी ज्यादा केयर क्यों करता हूँ, क्यों उसकी पल पल की खबर रखता हूँ, क्यों उसे एलिमिनेट करने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट हूँ। जिस पे वो कहता है कि हाँ शायद स्पिरिचुअल रोड पे जो तुम्हारा थोड़ा सा इसके साथ बिजनेस था वो तुम्हें अभी भी परेशान करता है, शायद इसीलिए। चलो कोई बात नहीं, मैं अपने आप को थोड़े वक्त के लिए तुम्हारे साथ इन्वॉल्व कर सकता हूँ ताकि मैं भी एंटरटेन होता रहूँ। वैसे भी यहाँ पर मुझे कोई ठीक ठाक बंदा भी नहीं मिला अब तक। या फिर जी शुआन उसे कुछ भी नहीं कहता और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम एक मिस्टीरियस से केव के अंदर यहाँ पे पूरी की पूरी हमारी नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी की टीम को देख पाते हैं, जहाँ पे जैसे ही अपनी रैंकिंग्स को टॉप 10 में देखते हैं ना, फेंग और किंग शन दोनों यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी यहाँ पे फेंग कहने लगता है कि अगर हम लोग यहाँ उनसे इतने दूर ना होते तो शायद अब तक सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी का कोई ना कोई बंदा तो आकर हमें धर लेता। तभी यहाँ पे जैसे ये लोग जी शुआन का नाम देखते हैं ना, तभी यह अपने कैप्टन यानी कि मूचैन से पूछने लगता है कि वैसे एक बात बताइए, आखिर आपके और जी शुआन के बीच में स्पिरिचुअल रोड में ऐसा क्या हुआ था कि जिसके चलते आप दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन हो? क्या कोई ट्रेजर की वजह से फाइट हो रही थी या फिर कोई लड़की की बात थी? ये सुनते साथ ही लोली कहने लगते कि अच्छा तो तुम और जी शुआन एक लड़की के लिए फाइट कर रहे थे। जिस पे मूचैन कहने लगता है कि यार तुम लोग चुप हो जाओ, सिर्फ लोली को पाने के लिए, उसके करीब जाने के लिए मैंने ऑलमोस्ट अपनी जिंदगी गवा दी थी। ये सुनते साथ ही अब दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि क्या सच में लोली के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी? पर कैसे? अब यहाँ पे लोली थोड़ी सी शर्माती है, तभी यहाँ वो बताने लगता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें वो कहानी बताता हूँ जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता सिवाय हम दोनों के। ये सब कुछ शुरू होता है उस वक्त से जब लोली को कुछ लोग हंट कर रहे थे। अब यहाँ से गाइस कहानी शिफ्ट होती है और हमें स्पिरिचुअल रोड का वो दिन दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में अब यहाँ पे जी शुआन भी अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है कि ये सब कुछ उसी स्पिरिचुअल रोड वाले दिन शुरू हुआ जब मैं और मूचैन हम दोनों ब्लैक पेपर की तलाश में एक दूसरे को चेस कर रहे थे। और ये वो मोमेंट भी था जब मैंने पहली बार उसे भी देखा। मैंने देखते साथ ही पहचान लिया कि वो ऑलरेडी अपने बिल्कुल लिमिट पे है, इससे ज्यादा वो फाइट नहीं कर सकती। तभी यहाँ पे हम लोली को देख पाते हैं जो कि इन सबको निपटाने के बाद बहुत बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी थी, लेकिन जो उसकी तलवारबाजी का पागलपन है ना, उसने
एक पल के लिए मेरे हार्ट को बिल्कुल स्किप कर दिया। यहाँ पे लुओली के ऊपर वापस से हमला होता है, लेकिन वो कमाल का स्वॉर्ड आर्ट दिखाते हुए ना उन सबको निपटा चुकी थी। अब तभी यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि ये मत कहना कि यार तुम यहाँ पे हीरो गेम खेल रहे थे और फिर इस लड़के से तुम्हें ये मत कहना कि तुम स्टूपिड्स की तरह जो कि ऐसे फालतू से स्टूपिड से फीलिंग्स के पीछे पड़ गए हैं। अब यहाँ पे जी शॉन बताने लगता है कि स्पिरिचुअल रोड में हम बस पावर के लिए कम्पीट करते हैं और हेजिटेशन की यहाँ कोई जगह नहीं, इसलिए मैंने उस ब्लैक पेपर को चेस करना जारी रखा। अब ये सुनते साथ ही वो कहने लगता है कि हाँ मुझे तुमसे यही उम्मीद थी यार, वैसे भी तुम एक नंबर के कोल्ड एंड हार्टलेस हो, मुझे पता था कि तुम उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करोगे। जिस पे जी शॉन कहने लगता है कि जब सबसे पहले लोगों ने स्पिरिचुअल रोड के सफर को शुरू किया था तो स्टार्टिंग में सबका दिल सेम था, मेरा, मोशन, लुओली, सबका। हम सबको पता था कि जो ताकतवर होगा वही कमजोर के ऊपर रूल करेगा, राज करेगा और उसे ही सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में पहली बार एक ऐसा पल आया जब मुझे एक आउटसाइडर जो कि मेरा कुछ भी नहीं लगता उसके लिए मुझे हल्की सी हेजिटेशन फील हुई। अब यहाँ पे मोशन के पर्सपेक्टिव से हमें ये कहानी बताई जाती है जहाँ मोशन बताता है कि मैं और जी शॉन पीछा तो कर रहे थे, लेकिन जब मैंने लुओली को देखा तो मैंने उस ब्लैक पेपर को गिव अप कर दिया और लुओली के पास चला गया उसे बचाने के लिए। लेकिन वो जो ब्लैक पेपर था ना उसने एक गलतफहमी क्रिएट कर ली हम दोनों के बीच में। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि इन लोगों को निपटाने के बाद वो ब्लैक पेपर असल में लुओली के आसपास मंडराने लगता है, जिसे पकड़ने के लिए मोचन जैसे जंप करता है तो वो सीधा उसके ऊपर जा गिरता है और जिसके चलते लुओली उसे ठरकी का नाम देती है। जिसके बाद मोचन अब वापस से ब्लैक पेपर का पीछा करना शुरू कर देता है और यहाँ लुओली भी उसे ही चेस कर रही थी। मोचन उससे कहने लगता है कि तुम मुझे चेस क्यों कर रही हो, जिस पर लुओली कहने लगती है कि मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आखिर तुम ऐसे मेरे ऊपर जंप कैसे कर सकते हो। जिसके बाद वक्त बीतता है, मोचन और उसके बीच में दोस्ती हो जाती है, वो उसे खाने के लिए चीजें देता और माफी मांगता है कि ठीक है उस वक्त मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे नहीं था। लेकिन यहाँ पे लुओली फिर भी इससे कन्विंस नहीं होती और ऐसे ही करते करते 6 महीने ये साथ बिताते हैं और लगातार 6 महीने तक लुओली अपनी तलवार के साथ मोचन को चेस करती थी। मैं रात में भागने की कोशिश करता था लेकिन ये मुझे भागने का मौका ही नहीं दे रही थी और यहाँ पर मुझ पर भाई इतने ज्यादा हमले किए गए कि मैं बाल बाल बचा। लेकिन बाय द टाइम मैंने नोटिस किया कि जब भी ये मुझे बिल्कुल मारने के बहुत करीब होती है ना, जैसे इसकी स्वॉर्ड मुझे हिट करने वाली होती है, हमारे बीच में यानी कि इसकी तलवार और मेरे बॉडी के बीच में एक पतले बाल जितना फर्क था। मतलब कि वो मुझे कभी मारना चाहते ही नहीं थी, लेकिन जब जब मैं उसे खाने के लिए पूछता वो मना कर दी थी। लेकिन बाय द टाइम ये हमारे बीच पहला अनकहा कम्युनिकेशन ट्रेंड बन गया कि जिसके चलते हम ना कहे बिना एक दूसरे को समझने लगे थे। मैं उसे खाना ऑफर करता, वो मुंह पे मना करती थी, लेकिन मैं उसके लिए खाना छोड़ जाता और मेरे जाने के बाद वो उसे लेके खाती थी। पहले तो मुझे लगता था कि शायद किसी दिन मैं इसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दूंगा और शायद ये मेरी जान ले लेगी, लेकिन फिर भी मैंने किसी चीज की परवाह नहीं की। जब उस पे हमला हो रहा था मैंने अपनी बैग को बिल्कुल उसके सामने ओपन कर दिया और डट के खड़ा हो गया बाकी सबसे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अब तभी लुओली बताने लगती है कि हाँ इसकी यही बेवकूफी भरा अंदाज मुझे आज भी पसंद है कि इसे पता है कि मैं इसको चाहूँ तो जान ले सकती हूँ, लेकिन फिर भी इसने मेरी जान बचाने के लिए खुद को आगे किया। 6 महीने में जो पल हमने साथ बिताए उस दौरान मेरा ये खाली दिल जो कि बिल्कुल सुनसान और वीरान पड़ा था अब कहीं ना कहीं अब जैसे किसी के लिए घर सा बन चुका था और ये उसके लिए था। जिसके बाद मुझे कहने लगता है कि हाँ और ऐसे ही 6 महीने में सब कुछ बदल गया। पहले जिसे हंट किया जा रहा था जिसके जरिए से अब मैं उसी के साथ टीम अप करके उसके साथ फाइट कर रहा हूँ। अब तभी जी शॉन अपनी कहानी बताने लगता है कि मेरे दिल में वो जो हलचल पैदा हुई थी मैं उसके लिए उसकी तलाश में निकल पड़ा, जहाँ मुझे पता चला कि ये दोनों अब एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद करने लगे हैं। इनके बीच में जो कोल्डनेस थी वो जा चुकी है, इनके दिलों में जो खाली जगह थी वो एक दूसरे से भर चुकी है। रही बात मेरी हेजिटेशन की तो वो तो मैं न जाने कब का पीछे छोड़ चुका हूँ। इसके बाद मैंने अपना अलग रास्ता अपनाया, एक ऐसा रास्ता जो कि पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, एक ऐसा रास्ता जो कि पहले से ज्यादा प्योर था, एक ऐसा रास्ता जो कि मुझे उनसे अलग बनाता है। अब तभी यहाँ पे तीनों एक साथ बताने लगते हैं कि हमारा रास्ता उस मोमेंट के साथ ही शुरू हो चुका था। अब जैसे यहाँ पे फेंग इन दोनों की कहानी सुनता है तो वो कहने लगता है कि अच्छा तो आप दोनों के बीच असल में ऐसा बॉन्ड है, जिसमें मोचन बताने लगता है कि हाँ एक ऐसा बॉन्ड कि जिसमें चाहे हार्डशिप जितनी भी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे जितनी भी परेशानी हमें क्यों ना हो, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और यही वो बॉन्ड है हमारे बीच कि जिसे हम सबसे ज्यादा ट्रेजर करते हैं। हमारे बॉन्ड में कभी भी मैं नहीं है, इस रिलेशनशिप में मैं नहीं है, इसमें हम हैं। अब फेंग और किंग शॉन को जब ये सुनते हैं ना दोनों को भाई गूज़बम्प आने लगते हैं। तभी यहाँ पे पीछे से आवाज आती है मेरा फेवरेट पर्सन की, वो कहने लगता है कि अच्छा तो मतलब कि मैं बिल्कुल सही समय पे आया हूँ जब तुम अपने प्यार को जाहिर कर रहे हो। हाँ यहाँ पे लियो जिंग बाहर आता है। अब उसे देखते साथ ही मोचन से कहने लगता है कि यार डिवाइन वुड पैलेस तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, मुझे अफसोस है कि इसके अंदर तुम मारे नहीं गए। जिस पे वो कहने लगता है कि अच्छा तो तुम शुरू से यही चाहते थे कि बस कैसे ना कैसे करके मैं एलिमिनेट हो जाऊँ। हाँ यही तुम्हारा शुरू से प्लान था। अब तो तुम चाहोगे कि मैं मर जाऊँ क्योंकि तुम चाहते ही नहीं हो कि जो स्पिरिचुअल रोड में तुम्हारे साथ किस्से हुए हैं वो मैं किसी और को बताऊँ, है ना। जिसपे मोचन उससे माफी मांगकर कहने लगता है कि वैसे ब्लड कैलेमिटी
के दौरान मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। जिसमें लियू जिंग खुद भी हैरान और कहने लगता है कि चलो एटलीस्ट तुम्हें एहसास तो हुआ कि तुमने तब गलत किया था और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये अलग मैटर है। इस बार तुमने डेजोलेट स्पिरिचुअल एकेडमी और मेरे लोगों की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा एहसान नहीं रखना चाहता और मैं इसे लौटाना चाहता हूँ। तब चुपचाप मुझे फॉलो करो। मूशन पूछने लगता है कि पर कहाँ, जिसपे वो कहने लगता है कि बहुत ही सीक्रेट जगह, मैं हर किसी को नहीं बता सकता, चलना है चलो नहीं तो फिर छोड़ो। अब यहाँ पे मूशन अपनी टीम को भी चलने को कहता है, लेकिन मिस स्लोली कहने लगती है कि तुम अकेले जाओ, क्योंकि जो लियू यंग है वो बहुत ही ज्यादा प्राउड नेचर का है और इस वक्त वो तुम्हारे फेवर को उतारना चाहता है, और मुझे नहीं लगता कि ये सबके सामने करना सही होगा, तो तुम अकेले जाओ, हम लोग अपना यहाँ ख्याल रख लेंगे। जिसपे मूशन ये सुनकर यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जी शुआन का मजाक उसका दोस्त उड़ाने लगता है और कहने लगता है कि क्या प्योर है पाथ, तुम्हारा पाथ ज्यादा प्योर है, हाँ दिख रहा है कितना प्योर है, तुमने तो हर एक चीज मुमकिन की। मूशन के अगेंस्ट इतनी सारी प्लॉटिंग की कि बस जैसे तैसे करके उसे एलिमिनेट कर दिया जाए, ताकि बस स्लोली कैसे न कैसे करके तुम्हें मिल जाए। तुम कह रहे हो कि तुम्हारा पाथ प्योर है, और जब वेन किंग शुआन ने तुम्हारे से वो टाइटल ले लिया तो एटलीस्ट मूशन के पास एक खूबसूरत लेडी तो थी, कुछ तो उसे मिला, तुम्हें क्या हाथ लगा। तभी जी शुआन हंसता है, कहने लगता है कि फाइनली यहाँ पे तभी उसे भी फील हो जाता है कि कोई तो यहाँ पे आ चुका है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर वो कौन चूहा है जो कि यहाँ सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी की जासूसी कर रहा है। यहाँ पे तभी हम मोयो को देख पाते हैं, जो कि असल में स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर पे और ये एकेडमिक अलायंस का हिस्सा है, जो कि कहने लगता है कि मैंने उम्मीद तो नहीं किया था कि मुझे इतने कमाल की स्टोरी सुनने को मिलेगी। और तभी वो उनके सामने आकर कहने लगता है कि गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल लाया हूँ। जिसपे जो दूसरा बंदा था वो कहने लगता है कि क्या एक ऐसा फैक्शन जो कि गद्दारों से मिलकर बनाया है, हम उसका सुने, तुम्हारे जैसे लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं। जिसपे वो कहने लगता है कि अरे जेंटलमैन, जो द ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमिक टूर्नामेंट है ये ऑलरेडी आधा रास्ता क्लियर कर चुका है, अब हम इस टूर्नामेंट के आधे से ज्यादा सफर को कवर कर चुके हैं। अब यहाँ लोगों को हंट करके उनके पॉइंट्स को चुराना, ये मेथड अब काम नहीं आने वाला, क्योंकि अब यहाँ पर हमें असली खेल खेलना होगा। जिसपे जी शुआन कहने लगता है कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है। और तभी वो कहने लगता है कि उनकी प्लेस 9th है और 9000 पॉइंट के साथ हैं वो लोग, जिसका मतलब वो लोग हमसे बहुत बहुत ज्यादा दूर हैं। जिसपे यहाँ मोयो भी कहने लगता है कि हाँ, और उनके लिए उतनी दूरी से ट्रैवल करके हम तक आ पाना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिसपे जी शुआन कहता है तो फिर 3rd प्लेस के बारे में क्या कहना है, क्योंकि इनके पास 22,000 पॉइंट्स है और जिसका मतलब बस एक स्टेप हमसे दूर है। जिसपे वो कहने लगता है कि हाँ यहीं से तो असली बिजनेस शुरू होता है। अब जैसे 3rd प्लेस का नाम सुनता है ना, तो यहाँ पे जो बॉस का हुआ है वो कहने लगता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जिसपे वो कहने लगता है कि क्या तुम्हें ये लोग याद है, और तभी चुटकी बजाते यहाँ पे काफी सारे लोगों की बॉडी हवा में यहाँ पे फ्लोट होने लगती है, जिन्हें देखते साथ ही भाई यहाँ पे वो समझ जाता है कि यहाँ पे जी शुआन और इसने मिलकर इसकी फील्डिंग सेट करके रखी है, और वो यहाँ पर जी शुआन के ऊपर भड़कते हुए इसके ऊपर दे दनादन हमले करने लगता है, एक के बाद एक स्लैश अटैक करता है, लेकिन जी शुआन को एक पड़ता भी नहीं है। यहाँ पे बेसिकली जो जी शुआन है उसने जानबूझ के उसे यहाँ पे बुलाया था किसी इंपॉर्टेंट मैसेज के बहाने, और इस दौरान जब तक वो यहाँ बिजी था, मीनवाइल यहाँ पे जो बाकी सारे लोग थे ना उसके अलायंस के, वो लोग यहाँ पे इसकी टीम को फॉर्म करके अपने पॉइंट्स को बढ़ा रहे थे, और ये चीज उसे पसंद नहीं आती। लेकिन यहाँ पे भाई जी शुआन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लिटरली वो सिंगल हैंडली उसके हर एक मूव से डॉज कर पा रहा था। अब तभी यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होकर वो कहने लगता है कि जी शुआन आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, हाँ तुमने जो कुछ भी किया ठीक नहीं था, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ करके तुम मुझे कमजोर साबित कर सकते हो, हाँ ये सब कुछ करके तुम क्या उखाड़ लोगे मेरा, अभी तो मैंने अपना बेस्ट दिया भी नहीं है, और तुम्हें लगता है कि ये मामूली से डॉजिंग के जरिए से तुम मेरे सेंटली ऑरा गार्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसे ब्रेक कर सकते हो। अब वो हवा में जंप करते हुए जी शुआन के ऊपर हमला करने जाता है, बट सडनली यहाँ पे वो मिस्टीरियस पर्सन यानी कि मोयो आते साथ ही अपना हाथ ना इसके शरीर के आर पार घुसा देता है। यहाँ पे जिस ऑरा गार्ड पे से इतना ज्यादा घमंड था, यहाँ पे उसे चकनाचूर कर दिया जाता है, और तभी वो लड़खड़ाते हुए आवाज में कहता है कि तुमने ऐसा ठीक नहीं किया, पॉइंट्स के लिए लड़ना अलग बात है, लेकिन तुमने अपने ही एक साथी को मार दिया है, अपने ही तरह एक और होली सन को तुमने मौत के घाट उतार दिया। ग्रैंडपा कभी भी तुम्हें जाने नहीं देंगे। इस पे वो पलटता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ग्रैंडपा को तुम्हारी परवाह है या मेरी परवाह है? बिल्कुल नहीं, उन्हें तो बस अंजाम से मतलब है, वो अंजाम जिसके लिए उन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया। तुम्हारे जैसे यूजलेस होली सन का ना होना ही बेहतर है, और वैसे भी उनके लिए एक ही इनफ है, और वो एक मैं हूँ जो कि साइंस स्पिरिचुअल एकेडमी को आगे चल के लीड करेगा, समझे। अब तभी मोयो आगे आता है, रात साथ ही कहता है कि तो जेंटलमैन क्या अब हम अपनी बिजनेस के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर ले। वही दूसरी तरफ यहाँ पे हम लियू जिंग को देख पाते हैं, जो कि यहाँ मूचेन को अपनी सारी कहानी बता देता है, जो कुछ भी डिवाइन स्पिरिचुअल रोड में हुआ था, साथ ही डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन के साथ जो उसका पुराना कर्जा था उसके बारे में भी वो सब कुछ बता देता है, और कहता है कि मुझे जितना पता था मैंने यहाँ पे तुम्हारे सामने जाहिर कर दिया, जिसका मतलब हम इवन हुए, ना तुम्हारा मुझ पे कोई एहसान ना ही मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान। अब यहाँ पे वो हंसता है, मूचेन उससे कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहीं पर नहीं रुकने वाले हो, आगे का प्लान क्या है। लियू जिंग बताने लगता है कि हाँ बिल्कुल मेरा आगे का प्लान तो है, लेकिन डेजोलेट स्पिरिचुअल एकेडमी कभी भी इतने सारे टफ कॉम्पिटिटर्स का एक साथ सामना नहीं कर सकती, और ना ही मेरी टीम अब हैंडल कर पाएगी आगे के जितने भी हार्डशिप्स हैं। लेकिन अगर बात अमरा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के इंटरेस्ट की जाए ना कि उनका इंटरेस्ट किस में है, तो मेरे ख्याल से हम फ्यूचर में आगे चलकर और भी एलाई को ढूंढ सकते हैं। तुम बताओ तुम्हारा क्या इरादा है। मूशन ऐसे बताने लगता है कि फिलहाल के लिए तो हम लोग यहाँ पे खुद को सबकी नजरों से छिपकर सेकुलेशन में अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने में लगे हुए हैं, और मेनली टारगेट यही है हमारा। जिसमें वो कहने लगता है कि इसका कोई फायदा
नहीं है, तुम जानते हो ना, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग टॉप 10 की रैंकिंग में आ चुके हो, जिसका मतलब लोग तुम्हारे पीछे पागलों की तरह पड़े होंगे। जिस पे मूचन कहता है कि मैं यही तो चाहता हूँ। साथ ही अगर तुम्हें लोग मिले ना तो उनके बारे में मेरा जिक्र जरूर करना और मेरे बारे में तुम जितना चाहो उतना रूमर्स फैला सकते हो। अब यहाँ पे ये सुनकर लियो जिंग खुद भी हैरान था, बट इससे पहले कि वो कुछ कह पाता तभी यहाँ पे मैरियट फीनिक्स एकेडमी की जो कैप्टन तांग मेयर है वो आ जाती है। उसे आता हुआ देख कर लियो जिंग यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसका बिजनेस यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे ही मूचन कहता है ना कि अपना ख्याल रखना, तो वो कहने लगता है कि हमारे बीच का जो बॉन्ड है भी खत्म नहीं हुआ है, क्या पता हम दोबारा भी मिल सकते हैं। जिसमें मूचन कहता है कि ठीक है फिर अपना और ज्यादा ख्याल रखना और यहाँ ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट मत करना, ऐसा ना हो कि दोबारा मिलने से पहले ही लोग तुम्हारा शिकार कर ले। अब तांग मेयर भी मूचन का शुक्रिया अदा करने के लिए आई थी क्योंकि उसके चलते ही उसके लोगों की जान बच पाई है। तो मूचन उससे कहने लगता है कि मुझे थैंक्स की जरूरत नहीं है, अगर वाकई में तुम कुछ करना चाहती हो तो क्या मेरे ऊपर एक फेवर कर सकती हो। जिसमें वो पूछते हैं कि क्या। मूचन स्माइल करता है और कहने लगता है कि बहुत आसान है। तभी थोड़ी देर बाद का हम सीन देख पाते हैं जहाँ पे फेंग किंगशन और लुओली को कहानियां सुना रहा था और बताने लगता है कि अगर कैप्टन की स्टोरीज ऐसे ही फेमस हो गई ना तो फिर तो क्या ही कहने, मुसीबत है तो फिर चारों ओर से उन्हें घेर लेंगे। अब इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता तभी मूचन पीछे से आके उसके कंधे पे हाथ रख देता और कहने लगता है कि हाँ कहानियां ऐसी फैलती हैं, कौन सा हम बताने जा रहे हैं किसी को, क्यों है ना, हवा हवा में बात उड़ के पहुंच सकती है किसी के कानों में। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं बताऊंगा, और ये सोचो ना कि तुम्हारा नाम कितना फेमस होगा जब लोग तुम्हारी स्टोरीज का सुनेंगे। जिस पे मूचन कहने लगता है कि हाँ और इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि ये मौका तुम्हें मिले ताकि जब ये बात तुम्हारे पेरेंट्स के कानों तक पहुंचे तो उन्हें भी तुम पर काफी ज्यादा प्राउड फील हो। अब ये सुनकर वो कंफ्यूज होता है कि है मेरे लिए मेरे पेरेंट्स खुश होंगे ऐसा क्या। जिस पे लुओली और किंग शॉन कहने लगते हैं कि शायद ये सब कुछ फेम से रिलेटेड होगा, अगर तुम्हारा नाम होगा तो तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलेगा ना कि उनका बेटा कितना काबिल वाला है। ये सुनकर भाई फेंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि कैप्टन ये मत कहना कि तुमने वापस से मेरे नाम का गलत यूज किया है, मेरे नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मैं इस बात को जाने नहीं दूंगा। जिस पे वो कहने लगता है कि अरे चिंता मत करो, कैप्टन तांग मेयर सब कुछ संभाल लेगी। अभी यहाँ पे भाई फेंग का चेहरा देखने लायक था और वो रोने लगता है, कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मूचन कहता है कि बस देखते जाओ, अब बहुत ही जल्द पूरी दुनिया में ना तुम्हारा नाम गूंज उठेगा। अब तभी यहाँ पे वो रोने लगता है और सभी लोग हंस रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम वेइवू को देख पाते हैं जो कि यहाँ पे डेस्परेट थी मूचन को हंट करने के लिए और कहने लगती है कि मूचन के बच्चे एक बार तो मेरे हाथ लग जा फिर मैं तुझे दिखाती हूँ। तभी पीछे से लियो जिंग आ जाता है और कहने लगता है कि इतना ज्यादा भड़कने की कोई जरूरत नहीं, तुम भूलो मत कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया है। जिस पे वो कहने लगती है कि जस्ट कॉज उसने मेरी जान बचाई है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि स्पिरिचुअल रोड में मेरे साथ जो हुआ है मैं भूल जाऊंगी। इस ठरकी को तो मैं सबक सिखा के रहूंगी, इसकी सारी ठरक उतार के रख दूंगी। जिसमें वो कहने लगता है कि अच्छा शियाओ और किंग ज़ेन इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले अपने दम पर कुछ कर सकती है तो जाओ हेड ऑन हेड फाइट कर लो, मैं इवन की उसकी लोकेशन तक तुम्हें बता सकता हूँ। जिस पे वो कहने लगते है कि तो तुम चाहते क्या हो, मैं ऐसे इस मैटर को जाने दूं। जिस पे वो कहने लगता है कि अरे तुम बिल्कुल सही बंदे के पास आई हो, अब हम क्या करेंगे इसके सारे कारनामों का ना ऐसे इतना बड़ा सा क्लस्टर बनाएंगे कि चारों तरफ इसे फैला देंगे, इसके बारे में ऐसे ऐसे रूमर्स बनाएंगे कि हर एक कान सुनने पे मजबूर हो जाए और जिसके बाद इसे इतना ज्यादा फेमस बना देंगे कि हवा तक जिस और भी चले बस इसके कारनामों को बयां करती रहे। उम्मीद करता हूँ कि तुम समझ गई होगी कि इसके बाद फिर क्या होगा, तुम्हारा काम तो कोई और भी कर सकता है। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही वो जाने लगता है, लेकिन वो भी उनका पीछा करते हुए कहने लगती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। लेकिन लियो जिंग मन में कहने लगता है कि मूचन तुमने खुद ही इस चीज की डिमांड रखी थी, तुमने खुद कहा था, तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें अब बहुत पसंद आएगा। अब तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे हम काफी सारे लोगों को देख पाते हैं जो कि यहाँ पे मूचन के बारे में बातचीत कर रहे थे कि ये तो इतना बड़ा वाला बंदा निकला कि 500 पॉइंट्स हमसे लूटने के बाद भी इसका मन नहीं भरा, इवन कि इसने रून के अंदर काफी सारे ट्रैप्स लगाए ताकि बाकी सारे जो इनोसेंट जितने भी कल्टीवेटर है उनको वो फंसा सके, इवन कि वो उनके ट्रेजर तक को लूट चुका है। और तुम्हें पता है उसने तो शिया हुओ जो कि सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी से बिलोंग करता है उस तक को भी मार दिया। ये सुनकर भाई सबके होश उड़ जाते कि क्या। अब तो यहाँ पे हम एक मिस्टीरियस फिगर को देख पाते हैं जो कि इनकी ये सारी बातें चुपचाप सुन रही थी। तभी वो लोग कहने लगते हैं कि कहा ये चाहता है कि जो कैप्टन मू है ना वो लोगों को स्कैम करता है और जिसके बाद उनके ट्रेजर्स को स्टील करता है। कैप्टन मू के अंडर में ही ये सब कुछ होता है, तो जरा सोचो अगर कैप्टन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बाकी सारे कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। जिस पे दूसरा बंदा कहने लगता है कि हाँ मू फेंगियन ये नाम चारों ओर फैल रहा है, उसी की तो टीम है। और तुम्हें पता है बेचारे इनके चंगुल में एक काफी खूबसूरत सी हॉट सी लेडी भी फंसी हुई है जिसका नाम लूली है बेचारी। तभी वो मिस्टीरियस सी लेडी इनके सामने आ जाती है, कहने लगती है कि अच्छा ऐसी बात है तुमने कहा लूली। और गाइस बस इसी सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ आज मेरा गला थोड़ा खराब था, आई होप कि तुम लोगों ने मैनेज कर लिया होगा। सो गाइस अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।